सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मेरा नाम है सुरभि तिवारी और हम कर रहे हैं फोर्स एंड प्रेशर का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो चलिए विदाउट डिले से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता दें कि आप हमें देख रहे हैं स्टेप अप एकेडमी ऐप के थ्रू, जहां पर आपको मिल रही है ऑनलाइन क्लासेस, डाउट क्लियरिंग सेशंस एंड 24/7 फ्री एक्सेस के साथ साथ रेफर एंड अर्न एंड प्लस आप हमारी वेबसाइट को जरूर विजिट करें, जहां पर आपको 6 to 12 के सारे ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, प्लस नोट्स अवेलेबल हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आप हमारी साइट से भी ले सकते हैं, प्लस यूट्यूब चैनल तो है ही, आप हमें वहां पर जाकर भी विजिट कर सकते हैं। सो गो एंड चेक आवर वेबसाइट एंड चैनल्स टू। नाउ आ जाते हैं हमारे आज के टॉपिक पर, जो कि है आपका चैप्टर नंबर 8 एनसीईआरटी सॉल्यूशन, फोर्स एंड प्रेशर। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, give two examples each of situations in which you are push or pull to change the state of motion of object। तो देखिए फोर्स क्या होता है, हमने सबसे पहले तो ये पढ़ा। फोर्स का मतलब होता है पुश और पुल ऑन अ ऑब्जेक्ट, या फिर वी कैन से दैट द फोर्स इज अ एक्सटर्नल एजेंट्स विच चेंजेस और ट्राई टू चेंज द शेप, साइज और पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ओके, सो इस क्वेश्चन में आपको कुछ एग्जाम्पल दिए जाएंगे और आपको बताया जाना है कि उसमें पुश लग रहा है या फिर पुल लग रहा है। ठीक है, सो ओके, 2 एग्जाम्पल्स देना है। तो जैसे कि अगर आप डोर को ओपन करते हो, तो जब आपने डोर को ओपन किया तो आपने उसे पुश किया, क्या पुल किया, खींचा अपनी तरफ, तो वो क्या हो गया, पुलिंग हो गया। अगर आपको किसी चीज़ को खोलना है, मान लीजिए कि एक कंटेनर है जिसे आपको इस तरह से खोलना है, तो अगेन आप उसे पुल करते हैं। अगर आपको डोर को क्लोज करना है तो आप उसे धक्का देते हो, अपने से दूर करते हो, तो इसे क्या कहोगे आप, इसे आप कहोगे पुश। ठीक है, सिमिलरली अगर मैग्नेट की बात करें तो मैग्नेट में सेम पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। ये मेरा एक मैग्नेट है जिसमें 2 तरीके के पोल्स हैं। साउथ और नॉर्थ विल अट्रैक्ट ईच अदर। ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का काम करेंगे। ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ सारा अट्रैक्शन आएगा। ठीक है, वहीं पर अगर मैं इसे कुछ इस तरह से रख दूं तो क्या होगा, ये एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, मतलब कि यहां पर होगा रिपल्शन, यहां होगा अट्रैक्शन। तो जब अट्रैक्शन होता है तो मैग्नेट अपने दूसरे मैग्नेट को अपनी तरफ खींचता है, मतलब कि यहां पर पुल हो रहा है। उसी तरह से रिपल्शन में सेम पोल एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं, तो ये दूर हटाने की कोशिश करते हैं, इसलिए यहाँ पर पुश लग रहा है। सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ पुश एंड पुल ऑफ अ फोर्स। ओके, सो यू कैन राइट, वी क्लोज ड्रॉर बाय पुशिंग, वी मूव अ वुडन बॉक्स बाय पुशिंग। हम किसी भी ड्रॉर को क्लोज करते हैं तो पुश लगाते हैं, इवन दो अगर आप किसी वुडन बॉक्स को मूव भी करते हो तो आप उसे पुश लगाते हो, मतलब कि दूर करते हो। पुल का मतलब होता है अपनी तरफ लाना, अपनी तरफ खींचना। तो देखिए कि वी ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल बाय पुलिंग द रोप, अ हॉर्स पुल्स अ कार्ट। जैसे कि हॉर्स कार्ट को पुल करता है, उसी तरीके से अगर आपको किसी वॉल में से पानी को निकालना है तो आप क्या करते हैं, रोप को इस तरह से पुल करने का काम करते हैं। दैट मीन्स कि आप उसे अपनी तरफ खींचने का काम कर रहे होते हैं। ओके, सो दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ पुशिंग एंड पुलिंग ऑफ अ फोर्स। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, give 2 examples of the situation in which applied force causes change in the shape of an object। अब कोई 2 एग्जाम्पल ऐसे देना है जिससे कि शेप चेंज हो जाए। तो सबसे पहले तो जब आप डो को प्रिपेयर करते हो तो डो एक रॉ मटेरियल में होता है, उसे हम पानी डाल करके पीट के क्या करते हैं, फोर्स लगा कर उसको डो में कन्वर्ट कर देते हैं। देन उसके बाद उस डो की छोटी छोटी आप बॉल्स बनाते हैं, देन उसको आप फ्लैट कर लेते हो बाय द यूज ऑफ बेलन, मम्मा का हथियार है ना। तो ये जो बेलन है वो क्या करता है, आपकी उन छोटी छोटी रोटियों को फ्लैट कर देता है, मतलब कि यहाँ पे फोर्स ने शेप को चेंज कर दिया। उसी तरीके से अगर एल्यूमिनियम का मेटल है मेरे पास तो उससे एल्यूमिनियम की शीट और फॉइल बनाई जाती है। वही फॉइल्स जो कि आप अपने लंच बॉक्स में लेकर के जाते हो, एक्चुअल में वो एक मेटल है। तो देखा आपने मेटल कितना पतला हो गया, तो कैसे हो गया होगा, क्योंकि हमने उसे कई बार पीटा है, हमने उसे कई बार बहुत ज़्यादा फोर्स लगाया है, जिसके कारण वो मेटल की जो लंबे लंबे तार थे वो एक पतली सी शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके,
सो एग्जाम्पल्स आर when we apply force on a rubber band to stretch it and on clay to change its shape. और इजी एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि जब आप किसी रबर बैंड को पर फोर्स लगाते हो तो वो स्ट्रेच हो जाती है, तो रबर बैंड ने क्या किया, यहाँ पर अपने शेप को और साइज को चेंज कर लिया. इन अ सिमिलर वे आप क्ले को भी क्या करते हो, कुछ नए नए ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए उसके शेप को कंटिन्यूसली चेंज करते जाते हो. चलिए नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. अब आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स बताना है. To draw water from a well, we have to dash at the rope. अब आपको क्या करना पड़ता है, रोप के ऊपर फोर्स लगाना पड़ता है, लेकिन पुलिंग या फिर पुशिंग तो आप उसमें पुलिंग फोर्स लगाते हो. ठीक है, आप क्या करते हो, पुल करते हो. नाउ द सेकेंड इज द चार्ज्ड बॉडी डैश एंड अनचार्ज बॉडी टुवर्ड्स इट. अब एक जो चार्ज बॉडी है, ठीक है, मान लीजिए कि बलून है ना, वो आपकी अनचार्ज बॉडी मतलब कि आपके हेयर्स, उसे क्या करती है, उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. मतलब कि क्या करेगी ये, अगेन क्योंकि ये अट्रैक्ट कर रही है तो अट्रैक्शन इज ऑल्सो अ पुलिंग फोर्स, क्योंकि अपनी तरफ बुलाना. ठीक है, तो आप यहाँ पे लेकिन सिंपल लिखेंगे अट्रैक्शन. ठीक है, नेक्स्ट पर क्वेश्चन पे चलते हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू मूव अ लोडेड ट्रॉली वी हैव टू डैश इट. अगर कोई ट्रॉली है, जैसे कि आप मार्केट में जाते हो, सुपर मार्केट्स में जाते हो, ट्रॉली को आपने बहुत ज़्यादा लोड कर लिया है, तो आप उसको क्या करोगे, अपनी तरफ खींचोगे क्या, नहीं, हमें तो आगे बढ़ना है तो हम उसे पुश करेंगे. तो वी हैव टू पुश इट. क्या आंसर होना चाहिए, वी हैव टू पुश इट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट डैश द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट. क्या करेगा, रिपल्स. ठीक है, द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट डैश द नॉर्थ पोल ऑफ द अनदर मैग्नेट. तो पुशेस द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट, या फिर रिपल्शन करेगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, या फिर क्या कर सकता है, पुश करेगा. ठीक है, रिपल्स द नॉर्थ पोल ऑफ द अनदर ऑब्जेक्ट. ओके, चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. एन आर्चर मतलब कि जैसे आपने अर्जुन को देखा होगा, श्री कृष्ण वाले अर्जुन को, वो इस तरह से धनुष को चलाते हैं. ठीक है, सो एन आर्चर स्ट्रेच हर बो, इस तरह से बो को स्ट्रेच करते हैं विथ वाइल टेकिंग एन एम एट द टारगेट. इस तरह से बो को स्ट्रेच करके टारगेट को ऐसे देखा जाता है. शी देन रिलीज द एरो विच बिगिंस टू मूव टूवर्ड्स द टारगेट. देखिए, पहले इस तरह से स्ट्रेच किया, उसके बाद रिलीज किया. जैसे आप इसे रिलीज करते हो तो ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है. मान लीजिए कि ये स्ट्रेच्ड एक वो है और इस तरह से बो है, अगर मैं इसे ऐसे खींचूंगी तो क्या होगा, ये यहाँ तक जाएगा. जैसे मैं इसे छोड़ती हूँ तो अपनी जगह पे वापस चला जाएगा. ठीक है, और वो टारगेट पे चला गया. सो बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन फिल अप द गैप इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग द फॉलोइंग टर्म. ठीक है, चलिए. सो to stretch the bow, the archer applies a force that causes a change in its. किस चीज़ में चेंज करना चाहिए, शेप में. ऑब्वियस सी बात है, पहले वो रबर स्ट्रेच थी, जैसे आपने उसे खींचा वो बीच में से ऐसे खिंच गई तो स्ट्रेच हो गई. ठीक है, टू स्ट्रेच द बो द आर्चर अप्लाई अ फोर्स दैट कॉजेज द चेंज इन इट्स शेप. किस में चेंज करेगा, शेप में चेंज करेगा. सेकेंड बात करते हैं, टू शेप हमारा सही आंसर है. नेक्स्ट इज द फोर्स अप्लाइड बाय द आर्चर टू स्ट्रेच द बो इज एग्जाम्पल ऑफ डैश फोर्स. तो आपने द फोर्स अप्लाइड बाय द आर्चर टू स्ट्रेच द बो, जब मुझे बो को स्ट्रेच करना है तो मैंने उसे पकड़ के क्या किया है, पीछे की तरफ खींचा है. मतलब कि मैं इसे क्या करूँ, अपनी तरफ ला रही हूँ. पुश कर रही हूँ क्या, नहीं, मैं उसे अपनी तरफ ला रही हूँ, तो दैट इज पुलिंग फोर्स. तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, इज द एग्जाम्पल ऑफ कौन सा फोर्स है. अच्छा, अब दूसरी चीज़ की कौन सा फोर्स आपने लगाया, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स या फिर मस्कुलर फोर्स. अब देखिए यहाँ पे हमने लगाया है मस्कुलर फोर्स, क्योंकि हमारी मसल्स ने, अब देखो क्या होता है कि आपको लगता होगा कि जो धनुष होता है उसका जो तार होता है वो बहुत ईजिली पीछे आ जाता होगा. नहीं, वो बहुत टाइट होता है. वी हैव टू अप्लाई अ लॉट ऑफ फोर्स ऑन इट. तो हमारी बॉडी में, हमारी मसल्स में उतना ज़्यादा दम होना चाहिए कि आप उसको पीछे की तरफ खींच पाएँ. तो दैट इज़ द रीज़न कि वहाँ पर कौन सा फोर्स लगेगा, मस्कुलर फोर्स. ओके, नाउ the type of force responsible for the change in the state of motion of the arrow is an example of. तो भाई किसका एग्जाम्पल है, मोशन में चेंज लेकर के आया है, तो ये किसका चेंज होगा, ये कॉन्टैक्ट फोर्स होगा. ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स किया है, हमने कोई नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स तो लगाया नहीं. हमने किस टाइप का फोर्स लगाया है, यहाँ पे मस्कुलर फोर्स लगाया. अब मस्कुलर फोर्स क्या होता है, कॉन्टैक्ट होता है, तो इट इज़ अ कॉन्टैक्ट फोर्स. ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन,
So while the arrow moves towards its target, the forces acting on it are due to dash and that due to the dash of the air. तो जब arrow आपके टारगेट की तरफ जा रहा था तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा था वो किसकी वजह से लग रहा था? सो ग्रेविटी की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से या अट्रैक्शन की वजह से. तो द एरो मूव्स टुवर्ड्स द टारगेट, द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर ड्यू टू डैश एंड देन ड्यू टू ऑफ एयर. तो एयर के फ्रिक्शन के कारण एंड ग्रेविटी के कारण, ये दो रीज़न हैं जो कि आपके एरो को वहाँ तक पहुँचाते हैं. ठीक है, सो ग्रेविटी एंड द फ्रिक्शन आर द टू रीजन्स. ठीक है, चलो अब यहाँ पर हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है. 4th क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और अब हम आ गए हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन के क्वेश्चन नंबर 5 पर. ओके, सो इन द फॉलोइंग सिचुएशन आइडेंटिफाई द एजेंट. एजेंट का मतलब क्या होता है? कौन कर रहा है. तो एजेंट एक्सर्टिंग द फोर्स, जो कि फोर्स लगा रहा है उस एजेंट का आपको पता करना है. एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट एक्ट. अब भाई आपको सबसे पहले बताना है कि कौन फोर्स लगा रहा है और कौन से ऑब्जेक्ट पर लग रहा है. कौन लगा रहा है, किस पर लगा रहा है, दोनों पता करना है. स्टेट द इफेक्ट ऑफ द फोर्स इन ईच केस. और सबसे पहली बात कि हर का केस भी बताना है कि भाई एक्चुअल में इससे होगा क्या. ठीक है, इफेक्ट क्या होगा. स्क्वीजिंग अ पीस ऑफ लेमन बिटवीन द फिंगर्स टू एक्सर्ट इट्स जूस. अब आपने क्या किया, स्क्वीज किया. तो फोर्स किसने लगाया, हमारी फिंगर्स ने. किसके ऊपर लगाया, लेमन के ऊपर लगाया. क्या हुआ इससे, इफेक्ट क्या प्रोड्यूस हुआ, तो इससे जो आपका लेमन है उससे पानी बाहर आने लगा. सो एजेंट आर फिंगर, ऑब्जेक्ट इज लेमन एंड इफेक्ट ऑफ फोर्स चेंजेस द शेप ऑफ लेमन. तो भाई इफेक्ट क्या हुआ, भाई लेमन प्यारा प्यारा राउंड राउंड था, आपने स्क्वीज कर दिया तो क्या हो गया, उसका शेप चेंज हो गया. यहाँ पर क्या किया एजेंट ने, शेप को चेंज कर दिया, चेंजेस द शेप ऑफ द लेमन. नाउ नेक्स्ट इज टेकिंग आउट द पेस्ट फ्रॉम द टूथपेस्ट ट्यूब. टूथपेस्ट ट्यूब में से पेस्ट को आप बाहर निकाल रहे हो. तो भाई आपका जो टूथपेस्ट ट्यूब है वो ऑब्जेक्ट है एंड यहाँ पर हमारी फिंगर्स जो है वो फिर से एजेंट है जो कि फोर्स लगा रही है. और इफेक्ट क्या होगा, इसका शेप चेंज हो जाएगा. अब आपने देखा ना कि ट्यूब पहले कितनी प्यारी होती है, धीरे धीरे उसका शेप ही चेंज हो जाता है. तो एजेंट्स आर फिंगर ऑफ द पर्सन स्क्वीजिंग द ट्यूब. तो एजेंट होंगी हमारी फिंगर्स जो कि ट्यूब को स्क्वीज करने का काम कर रही है. एंड ऑब्जेक्ट इज टूथपेस्ट ट्यूब एंड इफेक्ट ऑफ द फोर्स कैन बी ऑब्जर्व एज द पेस्ट कमिंग आउट ऑफ द ट्यूब. तो चेंज इन शेप इज द इफेक्ट. इतना लंबा लिखने की जरूरत है ही नहीं. इफेक्ट बताना है तो किस तरीके का इफेक्ट है, चेंज इन शेप, शेप में चेंज हुआ है. आगे बढ़ेंगे. A load suspended from the spring while its other end is on a hook fixed to a wall. Now this is a question. So a load suspended from a spring. अब ये एक स्प्रिंग है, इस पर आपने एक लोड को लगाया हुआ है. दिस इज द लोड. ठीक है, while its other end is on a hook, है ना, इसका दूसरा एंड एक हुक पे है जो कि वॉल पर फिक्स्ड है. यहाँ से कैसा है, ये फिक्स्ड है. नाउ यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन. तो यहाँ पे देखिए फोर्स कौन लगा रहा है, ऑब्वियस सी बात लोड लगा रहा है. और वाइल इट्स अदर एंड इज ऑन, और किस पे लग रहा है, स्प्रिंग पर लग रहा है. तो ऑब्जेक्ट इज स्प्रिंग. और इफेक्ट क्या हो रहा है, अगेन चेंज इन शेप. एजेंट इज द लोड सस्पेंडेड, मतलब लोड एजेंट है. ऑब्जेक्ट इज द स्प्रिंग and effort can be seen in the form of elongation of spring on the suspension of load. तो जब आपने स्प्रिंग के को खींचा तो क्या होता है, स्प्रिंग का शेप चेंज हो जाता है ना, पहले ऐसी होती है फिर खींच करके क्या हो जाती है, लंबी हो जाती है. तो दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या हो गया, चेंज इन शेप हुआ है. ठीक है. नाउ एन एथलीट मेकिंग अ हाई जंप कर रहा है, कूद रहा है एकदम, है ना, टू क्लियर द बार एट अ सर्टेन हाइट. अब एक सर्टेन हाइट पर एक बार लगा हुआ है, उसको क्लियर करने के लिए उसने क्या किया, जंप किया. तो क्या होगा, तो भाई यहाँ पे आपका जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है क्योंकि हम नीचे की तरफ आ रहे हैं. ठीक है, और ऑब्जेक्ट कौन होगा, आपका पर्सन होगा. ठीक है, और एजेंट इज मसल्स ऑफ द एथलीट. एजेंट है मसल्स, ऑब्जेक्ट इज एथलीट हिमसेल्फ एंड इफेक्ट ऑफ द फोर्स चेंजेस द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ दिस एथलीट. और इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट ये होगा कि आपका जो एथलीट है उसका मोशन पहले रनिंग था और उसके बाद वो रेस्ट पे आ गया. तो मोशन इज अ स्टेट ऑफ मोशन और उसके बाद वो रेस्ट पे आ गया. तो यहाँ पे रेस्ट, मोशन से हम रेस्ट पे आए हैं, ये इफेक्ट है. एजेंट हमारी मसल्स हैं क्योंकि वो दौड़वा रही हैं हमें, हमारी रनिंग में हेल्प कर रही हैं. एंड ऑब्जेक्ट इज एथलीट हिमसेल्फ, ऑब्जेक्ट भी एथलीट ही है. ठीक है, जो कि खुद मस्कुलर फोर्स लगा रहा है. नाउ
Okay, a blacksmith hammers a hot piece of iron while making a tool. Hammers a hot piece of iron, मतलब कि hot piece of iron को, आयरन के पीस को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, फिर उसके बाद उसे हैमर से क्या किया जाता है, इस तरह से पीटा जाता है, ठीक है, हैमर उसके ऊपर किया जाता है. सो ऑफ आयरन वाइल मेकिंग अ टूल, कोई भी टूल बनाना है तो उसे ठोक पीट कर बनाया जाता है. सो हाउ डज द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग इफेक्ट द पीस ऑफ आयरन, तो किस तरह से ये जो हैमरिंग करने से क्या इफेक्ट होगा, तो हैमरिंग करने से ये इफेक्ट होगा कि जो आपका शेप है मेटल का, आयरन का, वो चेंज हो जाएगा, है ना. सो शेप में चेंज आएगा. द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग कॉजेज द चेंज इन द शेप ऑफ द आयरन एंड आयरन कैन बी मोल्डेड इन द शेप ऑफ रिक्वायर्ड टूल, और उस तरह से हम रिक्वायर्ड टूल में हमारे आयरन के पीस को कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज question number 7. An inflated balloon was pressed against a wall after it has been rubbed with a piece of synthetic cloth. अब हमने किसी सिंथेटिक क्लोथ पर एक बलून को रब किया और उसे वॉल पर जा करके आप क्या करो, प्रेस कर दिया आपने, ठीक है. इट वॉज फाउंड दैट द बलून स्टिक्स टू द वॉल. वॉट फोर्स माइट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द अट्रैक्शन बिटवीन द बलून एंड द वॉल. सो हेयर जो फोर्स लग रहा है वो ये आपको क्या बताना है कि भाई जैसे आपने बलून को रब किया अपने हेयर से तो वो वॉल पे जाके चिपक गया. क्यों वो वॉल पे चला गया, बिकॉज ऑफ वन फोर्स विच इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. कौन सा है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, वो फोर्स कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है. कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि जब आपने रबिंग की, रबिंग करने से उस पर चार्ज बन गए और चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करती है. तो अनचार्ज बॉडी यहाँ पर वॉल है और चार्ज बॉडी है आपका बलून, तो इसलिए वहाँ पर अट्रैक्शन हो गया. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द आंसर. चलिए नेक्स्ट, नेम द फोर्स एक्टिंग ऑन अ प्लास्टिक बकेट कंटेनिंग water held above ground level in your hand. Name the force acting on plastic bucket. अब आप जब प्लास्टिक बकेट को उठा रहे हो तो कोई ना कोई तो फोर्स लग रहा है, वो फोर्स कौन सा है ये आपको बताना है. डिस्कस व्हाई द फोर्स एक्टिंग ऑन द बकेट डू नॉट ब्रिंग अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन. ठीक है, मोशन के स्टेट में चेंज को क्यों नहीं लेकर के आया. तो देखिए यहाँ पर जो बकेट को उठाने में हेल्प लग रही होगी वो मस्कुलर फोर्स की वजह से लग रही होगी. तो मस्कुलर फोर्स ऑफ आर्म्स एक्टिंग अपवर्ड, ठीक है. अब दूसरी चीज़, अब आप पानी को लेकर के जा रहे हो तो वो नीचे क्यों नहीं आ रहा है या फिर उसके मोशन में चेंज क्यों नहीं हो रहा है. तो देखिए बेसिकली यहाँ पर दो बातें हो रही हैं. एक तो मस्कुलर फोर्स लग रहा है और दूसरा जो फोर्स काम कर रहा है वो फोर्स है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो कि उस बकेट पर लग रही होगी. सो बोथ द फोर्सेस डू नॉट ब्रिंग एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन because both of them are acting in equal and opposite direction and thus they cancel each other effect. ठीक है, तो मोशन क्यों नहीं हो रहा है, मोशन बकेट का इसलिए नहीं हो रहा है, मतलब कि बकेट को इस तरह से घूमना चाहिए था पर क्यों नहीं घूमती है, क्योंकि आप जो फोर्स लगा रहे हो और जो ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है वो दोनों अपोजिट लग रहे हैं बकेट पे. समझ में आई बात, जिसकी वजह से क्या होगा, बकेट अपनी जगह से नहीं हिलेगी और बकेट सीधे 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 आपके साथ चली जाएगी. ठीक है, सो दिस इज द रीज़न. Okay, now the next question is question number 9. A rocket has been fired upward. हमने रॉकेट को ऊपर की तरफ फायर किया. To launch a satellite in its orbit. अब ऑर्बिट में सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए. Name the two forces acting on the rocket immediately after leaving the launching pad. ठीक है, तो रॉकेट के ऊपर, ठीक है, रॉकेट कहाँ गया, अपवर्ड डायरेक्शन में गया. तो कौन सा यहाँ पर फोर्स लग रहा है रॉकेट को ऊपर ले जाने में, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ एंड फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ द एयर. दीज टू फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन अ रॉकेट. ओके, चलिए. सो व्हेन वी प्रेस द बल्ब of a dropper with its nozzle capped in a water, air in the dropper is seen to escape in a form of bubble. Once we release the pressure on the bulb, water gets filled in the dropper. The rise of the water in the dropper is due to. Now, when we press the bulb of a dropper, अब आप सब ड्रॉपर जानते हो, ऐसा होता है. ठीक है, this is the dropper. Okay, अब ये कहलाता है ड्रॉपर का बल्ब. अब आप अगर इसको किसी पानी के कंटेनर में डालोगे तो ये पानी को सक करेगा. जैसे आपने बल्ब का क्या किया, प्रेस किया और छोड़ा तो क्या होगा, ये पानी ऊपर आता है. तो क्यों आता है, बिकॉज ऑफ द प्रेशर. सो प्रेशर ऑफ अ वाटर
ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, शेप ऑफ द बल्ब या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एक्चुअल में हमने यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात की हुई है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से यहाँ पे बात की जा रही है कि पानी ऊपर आ रहा है, इसकी नहीं। यहाँ बात की जा रही है कि वंस वी रिलीज द प्रेशर ऑन द बल्ब, वाटर गेट फिल इन द ड्रॉपर, ठीक है। द राइज ऑफ वाटर इन द ड्रॉपर इज ड्यू टू व्हाट, किसकी वजह से हो रहा है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जब आपने उसे दबाया तो जितनी भी एयर थी वो बाहर आ गई, वहाँ पर क्या क्रिएट हो गया, वैक्यूम क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। हाई प्रेशर के कारण जितना भी पानी है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द रीज़न कि वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा था, ठीक है। सो this is all about the NCERT solution of your chapter Force and Motion. I hope you understand the topic and the concept clearly. अब हम मिलेंगे हमारे NCERT एग्जाम्पलर के सॉल्यूशन में, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग स्टेप अप एकेडमी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।